गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आनंद में हैं। आशा है कि रसायन विज्ञान पढ़ने में भी आपको आनंद आ रहा होगा। और पिछले वीडियो में हमारी आपकी चर्चा न्यूक्लिक अम्ल पर चली थी, जिसमें डीएनए का द्विगुणन हम लोग पढ़े थे, डीएनए का विकृतीकरण पढ़े थे। और आज हम लोग ये न्यूक्लिक अम्ल का 5वां वीडियो आपके सामने जाएगा। इसमें हम लोग चर्चा क्या करेंगे कि डीएनए और आरएनए का जैविक महत्व क्या है, हमारे जीवन में क्या महत्व है, या और दूसरे जंतुओं के जीवन में क्या महत्व है। फिर उसके बाद चर्चा हमारी आपकी चलेगी डीएनए फिंगरप्रिंट पर कि मीन्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज, डीएनए फिंगरप्रिंट्स का डेली लाइफ में क्या यूज है, क्या उपयोग है। इन बिंदुओं पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। तो व्हाइट बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल का जैविक महत्व। आपको पिछले वीडियो में मैं बताया हूं कि 2 न्यूक्लिक अम्ल हैं, एक है डीएनए और दूसरा क्या है, आरएनए। डीएनए को मैं बताया कि ये कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। और आरएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में प्लस साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। क्लियर? तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर हमारी आपकी एक एक पॉइंट पर चर्चा चलेगी। देखो बेटा, इसमें क्या कहा गया, पहला पॉइंट ध्यान से देखिए। ये आणविक स्तर पर, आणविक स्तर पर आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है बेटा? आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ है। क्लियर? यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर का ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। क्या है? आणविक संरचना है। आणविक स्तर पर ये आनुवंशिक गुणों को कैरी करके ले जाता है। दूसरी चीज क्या है, यहां देखो, डीएनए से गुणसूत्र, डीएनए से गुणसूत्र और जीन बनते हैं। क्या बनता है बेटा? जीन बनते हैं, जो आनुवंशिक लक्षणों का, जो आनुवंशिक लक्षणों का संवाहक है। लक्षणों का संवाहक है। संवाहक है। देखो बेटा क्या कहा कि इसी डीएनए से गुणसूत्रों का निर्माण होता है और इसी डीएनए से जीन्स का निर्माण होता है। अब आप जरा ये बताओ, मैं चर्चा किया था आप लोगों से कि जीन्स भी गुणसूत्रों पर चिपके रहते हैं। यहां पर जरा देखो, आपको बताया था कि ये अगर गुणसूत्र की रचना है तो इसी गुणसूत्र के ऊपर बहुत सारी छोटी पार्टिकल लाइक रचना चिपकी होती है। ये पार्टिकल लाइक संरचना जो होती है, ये आनुवंशिक पदार्थ, यानी एक जीन एक आनुवंशिक लक्षण को कंट्रोल करता है। तो ये गुणसूत्र भी डीएनए का बना है और इसमें प्रोटीन है और इस पर जीन्स लगा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, यही कैरी करके ले जाते हैं। माँ बाप से बच्चों में यही प्राप्त होता है और माँ बाप के लक्षणों को यही शो करता है। क्लियर?
अगले पॉइंट में क्या कहा गया, यहां जरा देखो, डीएनए केंद्रक में रहता है, केंद्रक में रहता है, जबकि आरएनए केंद्रक व जीव द्रव्य दोनों में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। देखो बेटा क्या कहा कि डीएनए केंद्रक में रहता है और आरएनए केंद्रक और जीवद्रव्य दोनों में रहता है। अगले पॉइंट में क्या कहेंगे, यहां जरा देखो, आरएनए भी सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जीव कौन, जीवाणु व विषाणु, जीवाणु व विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है। देखो आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, लेकिन कहाँ, सूक्ष्म जीवों में, कुछ जीवाणु कुछ विषाणु। अभी देखो जल्दी ही आपका एक कोरोना आया था, वो क्या था, आरएनए वेरिएंट था, यानी उनमें आनुवंशिक पदार्थ क्या था, आरएनए था, है कि नहीं। 5वें नंबर पर क्या है, समस्त यूकैरियोटिक जीवों में, यूकैरियोटिक जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है। क्लियर। अगले पॉइंट में क्या कहा गया, यह समस्त जैविक क्रियाओं, समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ध्यान देने वाली बात है क्या, आपकी कोशिकाओं में जितनी क्रियाएं होती हैं, सारी क्रियाएं डीएनए कंट्रोल करता है। क्या कहेंगे, डीएनए समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैविक क्रिया मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। जैविक क्रिया मतलब क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है, यानी जो भी कोशिकाओं में क्रिया होगी, सारी क्रियाएं इसके द्वारा कंट्रोल होती है। अगला नंबर जरा देखो, डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। क्लियर। और इसको क्या कहते हैं, इस क्रिया को अनुलेखन कहते हैं, इस क्रिया को अनुलेखन कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन को क्या कहते हैं बेटा, अनुलेखन को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और क्या होगा, डीएनए एमआरएनए पर कोड, एमआरएनए पर कोड निर्धारित करता है,
कोड निर्धारित करता है, जिससे जिस क्रम में अमीनो अम्ल जुड़ते हैं, अमीनो अम्ल जुड़ते हैं, अमीनो अम्ल जुड़ते। देखो बेटा, डीएनए क्या करेगा, एमआरएनए पर कोड निर्धारित करता है और उसी कोड के क्रम में अमीनो अम्ल जुड़ते हैं, अर्थात प्रोटीन निर्माण को निर्देशित करता है, अर्थात प्रोटीन निर्माण को निर्देशित करता है, प्रोटीन निर्माण को निर्देशित करता है। क्लियर? ये प्रोटीन के निर्माण को निर्देशित करता है और प्रोटीन निर्माण को निर्देशित करना और प्रोटीन बनने का क्रम एमआरएनए से, देखो यहां क्या कहेंगे, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ये कहलाता अनुवादन। क्या कहलाता है? अनुवादन कहलाता है, या इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंस है किसका, न्यूक्लिक अम्ल का इंपॉर्टेंस है कि पूरी बॉडी के फंक्शन पर इसका कंट्रोल होता है। पक्का? तो इसको आप जो है फट से नोट करिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या हम लोगों का है, फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट। तो डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखो बेटा, आप लोगों को डीएनए की पूरी श्रृंखला पढ़ा दिए हैं कि डीएनए की श्रृंखला कैसे बनती है। आप जरा देखो, डीएनए की श्रृंखला में नाइट्रोजनीय समाचार, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये जो है नाइट्रोजनीय समाचारों का एक निश्चित क्रम होता है। क्या होता है? निश्चित क्रम होता है। तो यहां जरा देखो, अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इसकी अंग्रेजी भी यही है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। याद देखो, अंग्रेजी इसकी क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये देखिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है बेटा, डीएनए के अणु में नाइट्रोजनीय क्षारों का विशेष क्रम ही डीएनए फिंगरप्रिंट है और ये सभी जीवों में अलग अलग होता है और एक ही जाति के सदस्यों में भी इसमें अंतर होता है। हाँ, एक ही वंश के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही माता पिता के लोग हैं, तो उनमें थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है। इसी से परिवार के सदस्यों की पहचान होती है, जिसको कहते हैं क्या, कि चलो डीएनए कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट निकलवाते हैं, उससे पता चल जाएगा कि क्या है सही, क्या है गलत, है ना। तो यहां जरा देखिए क्या कहा जाएगा, यहां गुणसूत्रों में डीएनए अणु में
नाइट्रोजनीय समाक्षारों, नाइट्रोजनीय समाक्षारों कौन कौन? एडेनिन, और कौन है? गुआनिन, और कौन है? साइटोसिन, साइटोसिन, और कौन है? थाइमिन, थाइमिन का एक निश्चित क्रम होता है, का एक निश्चित क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है। इसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। यह प्रत्येक सदस्य में निश्चित होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है, और सभी कोशिका में समान होता है। देखो बेटा, क्या कहे कि यह प्रत्येक सदस्य में निश्चित होता है, यानी हमारा जो डीएनए में नाइट्रोजन क्षारों का क्रम है वो निश्चित है, और जितनी कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं सारी कोशिकाओं में एक ही नाइट्रोजनीय क्षारों का क्रम होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, और इसे ही क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। जैसे यहां देखो, ये है आपका डीएनए की चेन, डीएनए की चेन है, ये देखिए डीएनए की चेन। यहां देखो एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये जो है ये क्या है? यही डीएनए फिंगरप्रिंट है, डीएनए फिंगरप्रिंट है। जो नाइट्रोजनीय क्षारों का क्रम है यही डीएनए फिंगरप्रिंट है। अगर मान लो ACCGT का क्रम है तो ये जितनी कोशिकाएं होंगी सब में यही क्रम होगा, सब में यही क्रम होगा। क्लियर? अब यहां जरा देखो, एक ही परिवार के सदस्यों में कुछ समानता होती है, कुछ समानता होती है, कुछ समानता होती है। अब आप जरा यहां ध्यान दो, जैसे मान लो कि एक ही मां बाप के 4 बच्चे हैं, तो वही डीएनए का क्रम मां से आ रहा है, वही पिता से आ रहा है ना? तो एक ही प्रकार के डीएनए का क्रम जो है मां बाप से मिल रहा है, तो जो सगे भाई बहन हैं उनमें कुछ सिमिलरिटी होती है ना? हाँ, थोड़ा सा अंतर आएगा जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, तो मियोसिस के समय जब ओवर क्रॉसिंग होती है तो उसके कारण थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा, लेकिन फिर भी भाइयों में, सगे भाई बहनों में समानता लगभग मिलती है। क्लियर? तो ये है डीएनए फिंगरप्रिंट।
डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या मतलब है ये। अब यहां देखो विज्ञान की वह शाखा, यहां देखो विज्ञान की वह शाखा जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंट का अध्ययन करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं बेटा? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है? विज्ञान की वो शाखा है। और नाइट्रोजनीय क्षारों का जो क्रम है वो क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट है। अब यहां जरा देखिए हम लोग चर्चा करते हैं क्या डीएनए फिंगरप्रिंट का महत्व, डीएनए फिंगरप्रिंट का महत्व, यानी डीएनए फिंगरप्रिंट का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इस पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। अब यहां देखो पहला क्या है? अपराधों को हल करने में, अपराधों को हल करने में, अपराधों को हल करने में, है ना? अगर मान लो कोई अपराध हो गया है, कोई किसी का मर्डर कर दिया है, अपराधों को हल करने में, कोई किसी का मर्डर कर दिया है तो कैसे पता चलेगा कि मर्डर कौन किया है? अच्छा ये बताओ, किसी को कोई मारने आ रहा है तो क्या मान लो 2-3 लोग उसको मारने आ रहे हैं, निर्णय ले लिए डिसीजन मारेंगे इसको, तो क्या वो ऐसे चुपचाप कहेगा आओ भाइयों मुझे मार दो, आई एम वेटिंग फॉर यू, है? ऐसा होता है क्या कि कहेगा आओ मार दो हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? अरे वो जितनी ताकत होगी वो लड़ेगा, है कि नहीं? नोचेगा, काटेगा, खसोटेगा, बरवे पकड़ के उखाड़ लेगा, है ना? तो जो जांच करने वाले आते हैं, फॉरेंसिक जांच वाले, वो यही सब देखते हैं। और पहले तो उन लोगों को पकड़ लेंगे जो लोग जिन पर शंका रहेगी। अब पहले लोग कौन पकड़े जाएंगे? वो पकड़े जाएंगे कि इसके मरने से फायदा किसको है, पहले फायदा वाले पकड़ के जाएंगे। फिर किसके साथ ये देखा गया था वो पकड़े जाएंगे। अंतिम बार किसके साथ था वो पकड़े जाएंगे। किससे इसका पहले झगड़ा हुआ था वो पकड़े जाएंगे। और इसके नाखून से और दांतों से, अगर किसी काटे होगा दांतों से जो एक्सटर्नल चीजें मिलेंगी उससे डीएनए टेस्ट करेगा कि किस से ये फाइट किया है। तो 3-4 लोगों का अगर पकड़ में आ गया तो 3-4 लोगों को अपराधी बनाएंगे और वो बाकी सारे लोगों को छोड़ देंगे। तो क्या कहेंगे? यहां जरा देखो, यहां क्या कहा गया? अपराधी का अपराध सिद्ध करने में, अपराधी का अपराध सिद्ध करने में तथा निर्दोष को दोष मुक्त सिद्ध करने में ये बहुत ही बढ़िया सहयोग करता है। यह है संदिग्ध अपराधी को दोष मुक्त सिद्ध करने में। अगला पॉइंट क्या है? यहां देखो तीसरे नंबर पर मातृत्व
मातृत्व व पितृत्व की पहचान करने में, मातृत्व व पितृत्व की पहचान करने में। अब देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कोई कह दिया कि ये बेटा मेरा नहीं है, चलो डीएनए टेस्ट करा लो, बता देगा कि आपका बेटा है कि नहीं है। कोई माँ कह दी कि मेरा बेटा नहीं है, मान लो कोई बच्चा बहुत पहले से कहीं खो गया है और जवान होने के बाद आ रहा है, कह रहा है माई तू हमारे माई हो, तो वो बेचारी क्या करेगी, परेशान हो जाएगी, हमारे बेटा है कि कहूँ दूसरे का है। तो डीएनए टेस्ट करा लो, अपने आप पता चल जाएगा कि वो तुम्हारा बेटा है कि नहीं है। तो मातृत्व और पितृत्व को सिद्ध करने में ये काम आता है। अगला जरा देखो, प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि में मारे गए लोगों, मारे गए लोगों की पहचान करने में, मारे गए लोगों की पहचान करने में, मारे गए लोगों की क्या करना है, पहचान करने में। अच्छा ये बताओ, मान लो दोनों बाढ़ आ गई, 1000-2000 लोग बह गए, कहीं भूकंप आ गया, हजारों लोग मकान के अंदर दब गए। अब वो महीनों तक लाशें मिलती रहती हैं, तो महीनों तक लाशें तो ऐसे पड़ी नहीं रहेगी, सड़ उड़ करके सब बर्बाद हो चुकी रहेगी। तो उनका डीएनए ले करके, डीएनए का टेस्ट ले करके, डीएनए का वो ले करके प्रिंट, उनका रिकॉर्ड रख लिया जाता है। अब कोई गया, साहब हमारे पप्पो का एक हमें, ला बेटा तुम्हारा टेस्ट ले लेते हैं, तो उसका डीएनए लेकर के टेस्ट और उसके डीएनए से मिलान करेंगे, कहेंगे बउआ हाई गठरी देखो तुम्हारे पापा का है, भाई सब कुछ सड़ जाने के बाद थोड़ी बड़ी हड्डी उड्डी यही तो मिलेगी, ये ले जाओ तुम्हारा पापा है, इनका अंतिम संस्कार करो। इस तरह से जो है अपराधी क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों की पहचान करके उनके परिजनों को सहायता प्रदान की जाती है। राइट, तो आशा है कि आप लोगों को ये बातें पूरी की पूरी समझ में आई होगी। और ये इम्पोर्टेंट है बेटा, इसके पहले वाला पॉइंट जो पढ़ाए वो भी, आज जो भी हम लोग पढ़े हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ही पढ़े हैं। क्लियर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी परीक्षा में खूब आता है, और डीएनए फिंगरप्रिंट भी खूब आता है, और डीएनए का जैविक महत्व भी खूब परीक्षा में आता है। और अगर बेटा समझ में आया है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को बताओ कि खूब जम के केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। कहाँ, राधे श्याम केमिस्ट्री वाले, राधे श्याम केमिस्ट्री वाले। अब जम के केमिस्ट्री पढ़ो और नारा हमारा क्या होगा, एवं 90%, एवं 90%। और जहां बेटा प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट करो, आपको और बेहतर सहयोग दिया जाएगा। चलिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।